बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी के इलाज के बारे में बात की थी कि हेपेटाइटिस बी का इलाज कब शुरू किया जाता है और हेपेटाइटिस बी के इलाज शुरू करने से पहले क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और जब इलाज शुरू किया जाए तो इसके बाद क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी के इलाज के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी का इलाज अब बहुत ही आसान और बेज़रर है। पिछले सालों में हम हेपेटाइटिस सी का इलाज इंजेक्शंस के ज़रिए करते थे और इंजेक्शंस के बहुत सारे मुज़र असरात होते थे, साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, जिसकी वजह से मरीज़ को बड़ी तकलीफ़ होती थी और मरीज़ को बहुत सारी पेचीदगियाँ बन जाती थी। इसके अलावा इंजेक्शंस का जो इलाज था वो हम हर मरीज़ को नहीं दे सकते थे, उसके लिए मरीज़ का मुकम्मल तौर पर फिट होना ज़रूरी था। और दूसरी बात कि इंजेक्शंस में बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते थे कि जहाँ पे ये इलाज या तो फेल हो जाता था या इलाज ख़त्म होने के बाद जरासीम दोबारा वापस आ जाता था। आजकल जो गोलियां हैं और जो इलाज गोलियों के ज़रिए से दिया जाता है, ये गोलियां इंतहाई मौसर और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के हैं। लेकिन हर हेपेटाइटिस सी के मरीज़ को कि जहाँ पे HCV का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसको हम इलाज शुरू नहीं करते। HCV का इलाज शुरू करने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आया इस मरीज़ का जरासीम ज़िंदा है या खुद ब खुद मर गया है, और अगर जिंदा है तो फिर इसका इलाज किया जाता है और उसके बाद इलाज पूरा होने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं, PCR करते हैं कि आया ये इलाज इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा, इस इलाज से जरासीम मरा है कि नहीं मरा, और इसके बाद कुछ मजीद टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में ये तमाम तफसील आपको मैं बताऊंगा कि हेपेटाइटिस सी अगर किसी की तशखीस हुई है कि उसको हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाजरीन, हमने जिगर की बीमारियों की जो तकसीम की थी या क्लासिफिकेशन की थी, तो हम हमने जाना था कि जिगर की बीमारियों को 4 बड़े दर्जों में हम तकसीम कर सकते हैं या क्लासेस में हम तकसीम कर सकते हैं। फैटी लिवर, ये जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, जिस पे हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर, और 2 बड़ी हेपेटाइटिस हैं जो कि दायमी सोजिश जिगर बनाती हैं। उसमें एक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है और एक क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है। पिछली वीडियो में हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पे बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम क्रोनिक हेपेटाइटिस सी पे बात करेंगे। इसके बाद सिरोसिस या जिगर का सुखड़ाव, ये तीसरा ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं, और आखिर में लिवर कैंसर। तो आज जिस तरह के मैंने कहा कि हमने बात करनी है हेपेटाइटिस सी के इलाज के बारे में, तो अगर किसी शख्स का HCV पॉजिटिव आ जाए, वो स्क्रीनिंग कर रहा हो या खून देने से पहले उसने टेस्ट किया हो या उसको कोई सर्जरी वगैरह करनी थी और उसने टेस्ट किया हो और उसको HCV या anti-HCV का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इलाज शुरू करने से पहले हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है कि हमें ये पता चले कि इस मरीज की जिगर की क्या पोजीशन है, उसकी जिगर की क्या हालत है। उसके बाद फाइब्रोस्कैन किया जाता है ताकि पता चले कि बज़ाहिर नॉर्मल आने वाला जिगर के, अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है लेकिन आया HCV की वजह से जिगर अंदर से अफेक्टेड तो नहीं हुआ या अंदर से खराब तो नहीं हुआ। इसके बाद PCR करना लाजमी होता है, क्योंकि जब तक PCR पॉजिटिव ना हो हम हेपेटाइटिस सी का इलाज शुरू नहीं करते। तकरीबन 15 से 20% ऐसे मरीज होते हैं, बल्कि खुशकिस्मत होते हैं कि जिनको HCV हो चुका होता है लेकिन उनका PCR खुद ब खुद नेगेटिव हो जाता है। उनकी बॉडी में, उनके जिस्म में इतनी ताकत होती है, इम्यूनिटी होती है जो कि PCR को नेगेटिव कर लेती है। तो ऐसे भी 15 से 20% लोग होते हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले हम कंफर्म करते हैं कि आया इस शख्स का PCR अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके अलावा कुछ और दूसरी ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं कि पता चले कि उस मरीज़ की जनरल कंडीशन कैसी है, उसके गुर्दों की कंडीशन कैसी है, उसके दिल वगैरह की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमें प्रेफरेबली या आइडियली एक फिट बंदा चाहिए ताकि उसमें इलाज मैक्सिमम इफेक्ट दे सके। तो जब हम ये सारे टेस्ट शुरू कर लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड किया, फाइब्रोस्कैन किया, PCR किया और दूसरे ज़रूरी लेबॉरेटरी के टेस्ट किए हैं, तो उस समय पता चल जाता है कि जो मरीज़
HCV का है जो हमारे सामने बैठा हुआ है, उसकी जिगर की पोजीशन क्या है, आया वो जिगर मुकम्मल तौर पे नॉर्मल है, हेपेटाइटिस सी PCR तो पॉजिटिव है लेकिन जिगर पे कोई मुज़र असरात नहीं आए, या खुदा न ख्वास्ता उसको सिरोसिस हो गया है, जिगर का सुखड़ा बन गया है, या फिर इन दरमियानी स्टेज में है, दो एंड्स के या दो जो एक्सट्रीम्स हैं उनके दरमियान में है कि जिसमें इसको फैब्रोसिस कल बोलते हैं कि जिगर मुकम्मल तौर पे तो ख़राब नहीं हुआ लेकिन जिगर में थोड़ी सा सुखड़ावपन शुरू हुआ है। तो ये हमें देखना ज़रूरी होता है क्योंकि डिपेंडिंग अपान कि जिगर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है या इसमें कोई सुखड़ाव का अमल शुरू हो गया है या मुकम्मल तौर पर सिकुड़ गया है, तो उसके मुताबिक फिर हम दवाइयों का इंतखाब करते हैं। तो लिवर स्टेटस मालूम करने के लिए एक तो हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है और दूसरा हमें एक फैब्रोस्कैन पर करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड बाहर से बता देता है कि बाहर से जिगर की साख्त कैसी है, आया इसमें सुखड़ा हुआ है नहीं हुआ है, तिली बड़ी है नहीं बड़ी है, पेट में पानी वगैरह तो नहीं आया। जबकि फैब्रोस्कैन उस हालत में ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे जिगर नॉर्मल नज़र आता है लेकिन फैब्रोस्कैन के जरिए में पता चलता है कि इसकी जिगर अंदर से तो ख़राब नहीं हुआ। जिस तरह की एक लकड़ी होती है और लकड़ी ज़ाहिर ऊपर से वो ठीक नज़र आती है लेकिन दीमक की वजह से वो अंदर से खोखली हो सकती है, तो इसी तरीके से फैब्रोस्कैन ये बताता है कि आया हेपेटाइटिस सी की वजह से जिगर अंदर से तो ख़राब नहीं हुआ। और उसके बाद जो फैब्रोस्कैन के रिजल्ट्स आते हैं तो वो या तो ग्रीन लाइन में होते हैं कि जिगर बिल्कुल नॉर्मल है, या येलो में होते हैं कि जिगर पे थोड़ा सा सुखड़ाव शुरू हो गया है, या ज़रा ऑरेंज कलर में होते हैं कि जिगर का सुखड़ाव ज़्यादा हुआ है, या फिर रेड कलर रेंज में होते हैं कि जिगर काफ़ी सिकुड़ गया है। तो ये जब हम फैब्रोस्कैन करते हैं तो फैब्रोस्कैन में हमें पता चल जाता है कि इस शख्स की जिगर की अंदरूनी साख्त कैसी है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें ये पता ना हो कि इसकी अंदरूनी साख्त क्या है उसकी जिगर की, तब तक जो हमारा इलाज होगा उसके कामयाबी होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। अब जब हमें मालूम हो जाता है कि हमारे मरीज का PCR भी पॉजिटिव है और उसकी जिगर की पोजीशन हालत कैसी है, आए बिल्कुल नॉर्मल है या अंदर से सुखड़ाव शुरू हुआ है या वो काफ़ी सिकुड़ गया है, कि आया हमारे मरीज का जिगर इस ग्रीन लाइन में या सब्ज पट्टी में है या येलो में है या ऑरेंज में है या रेड में है, तो उसके मुताबिक फिर हम गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। और हेपेटाइटिस सी के मरीज को आजकल हम गोलियां देते हैं। वो जब इंजेक्शंस दिया करते थे हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 1 बार, वो अब ख़त्म हो गए। अब गोलियों का इलाज है जो कि इंतहाई कारगर, इंतहाई इफेक्टिव और बेज़रर गोलियां हैं। अब गोलियां कब तक आनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर डॉक्टर ने हेपेटाइटिस सी के मरीज को इलाज शुरू किया हुआ है तो उसको गोलियां कब तक आनी पड़ेंगी। तो 3 से 6 माह तक का इलाज होता है और इसका दारो मदार होता है कि उस शख्स का जिगर कैसा है, आया मुकम्मल तौर पे नॉर्मल है या उसमें सुखड़ाव शुरू हो गया है या काफ़ी सुकड़ गया है। गोलियों के ख़त्म होने पर एक PCR किया जाता है। जब वो 3 से 6 महीने तक की गोलियां वो मरीज खा लेता है तो गोलियों के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एक PCR किया जाता है। और उसके बाद जब गोलियों का कोर्स खत्म हुआ तो 3 माह बाद एक दूसरा PCR किया जाता है। यानी गोलियां शुरू करने से पहले PCR, उसके बाद 3 से 6 महीने तक की गोलियां, इलाज, और जब इलाज खत्म होता है वो मखसूस गोलियां खत्म होती हैं तो एक दूसरा PCR, और जब वो भी नेगेटिव हो तो 3 महीने कोई इलाज नहीं होता, वो हेपेटाइटिस सी की गोलियां बंद होती हैं। और जब 3 महीने पूरी हो जाए तो एक तीसरा PCR हम करते हैं जिसको हम SVR बोलते हैं। अगर वो PCR भी नेगेटिव हो तो फिर हम बोलते हैं कभी इस मरीज का हेपेटाइटिस सी कंट्रोल हो गया है। अगर जिगर में फैब्रोसिस, सुखड़ाव का अमल शुरू हो चुका है, यानी वो जब हमने फैब्रोस्कैन किया था तो वो या येलो में था या वो ऑरेंज में पट्टी में उसकी वैल्यू थी या रेड में थी, तो ऐसी हालत में हर 3 से 6 माह बाद डॉक्टरी मुआयना और साल में कम से कम 1 बार PCR करना पड़ता है। तो मैं दोबारा इसको समराइज करूं कि PCR किया, PCR पॉजिटिव आया, 3 से 6 महीने तक का इलाज दिया, गोलियां खत्म हो गई तो एक PCR किया। इसके बाद जब गोलियों का कोर्स खत्म होने के 3 माह बाद यानी 3 महीने गुजर गए तो तीसरा PCR किया। और अगर खुदा न खास्ता उस मरीज की जिगर में फैब्रोसिस या सुखड़ाव का अमल शुरू हो चुका है, यानी उसको फैब्रोसिस है या सिरोसिस है, तो हर 3 से 6 माह बाद डॉक्टरी मुआयना जरूरी है और साल में कम से कम 1 बार PCR करना पड़ेगा। अब इस गोलियों के साथ साथ जो सबसे
ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو گولیوں کے دوران بھی اور گولیوں کے بعد بھی، یعنی ہیپیٹائٹس سی کے علاج کے دوران اور اس کے بعد ایک متوازن اور صحت مند خوراک ضروری ہے. اس کو ایک متوازن اور صحت مند خوراک کھانی لازمی ہے کہ جب تک اس کے اپنے بدن میں طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا علاج کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ کیسے کیسے پی سی آر کیا جاتا ہے کہ علاج کیا جاتا ہے، تو اس نقشے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ 0 months یعنی مریض آپ کے پاس آیا. جب مریض ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا پی سی آر کرتے ہیں، اور جب پی سی آر پازیٹیو ہوتا ہے، یہ ہم نے پی سی آر کیا اور پی سی آر پازیٹیو ہوا ہے، یہ تیر کا نشان، یہ ٹائم ڈیوریشن بتاتا ہے، یعنی وقت کا ساتھ بتاتا ہے. تو پھر ہم جب پی سی آر پازیٹیو آیا یا پی سی آر میں جراثیم ظاہر ہوا تو ہم علاج شروع کرتے ہیں، ہیپیٹائٹس سی کی گولیاں شروع کرتے ہیں، اور ان گولیوں کا دورانیہ 3 سے 6 مہینے کا ہو سکتا ہے. اور یہ 3 مہینے اس وقت ہوگا کہ جب جگر مکمل طور پہ نارمل ہوگا اور اس پہ کوئی سکڑاؤ کا عمل نہیں ہوگا، اور 6 مہینے اس وقت ہوگا جب جگر میں سکڑاؤ کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو 3 سے 6 مہینے تک علاج کیا جاتا ہے. یہ یلو لائن جو ہے یہ علاج کا عرصہ ہے، 3 سے 6 مہینے. اور جب یہ علاج ختم ہوتا ہے تو ہم ایک اور پی سی آر کرتے ہیں. جب یہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو مزید 3 مہینے کوئی علاج، کوئی ہیپیٹائٹس سی کی دوائیں نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اس مریض کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں. جب وہ 3 مہینے پورے ہو گئے، یعنی اس علاج کے ختم ہونے کے 3 مہینے بعد ہم ایک تیسرا پی سی آر کرتے ہیں، اور اس پی سی آر کو پھر ہم سسٹین وائرولوجیکل رسپانس یا ایس وی آر بولتے ہیں. یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، لیکن پھر 3 مہینے بعد ایک اور پی سی آر کیا جاتا ہے. اگر یہ مریض کو سیروسس ہے یا اس کی جگر میں سکڑاؤ ہے تو پھر 3 مہینے بعد ایک اور پی سی آر، اور پھر ہر 6 مہینے بعد یا سال میں ایک بار کم از کم اس کا پی سی آر کرنا لازمی بنتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے مریض کے جگر میں سکڑاؤ کا عمل شروع ہو چکا ہے یا اس کو سیروسس ہے تو چانس ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہیپیٹائٹس سی جس کا پی سی آر نیگیٹو ہو گیا تھا یا وہ ظاہراً کلیئر ہو گیا تھا، وہ دوبارہ لوٹ کے آ سکتا ہے. ایک تو اس لیے پی سی آر کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن کے جگر میں سکڑاؤ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اس کو ہم اس لیے اس کا فالو اپ کرتے ہیں کہ یا خدا نخواستہ اس جگر کا سکڑاؤ زیادہ تو نہیں ہو رہا، یا اس کے جگر میں کوئی اور پیچیدگی تو نہیں بن رہی، جس طرح کے رگوں کا پھول جانا یا پیٹ میں پانی کا آ جانا، یا پھر خدا نخواستہ جگر میں رسولی یا کینسر کا بن جانا. تو یہ ضروری ہے. تو جو میں پہلے بول رہا تھا کہ علاج شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں الٹرا ساؤنڈ اور فائبروسکین، اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب علاج ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس مریض کی فالو اپ میں کیا کرنا ہے. آیا اس کو مریض کو 3 یا 6 مہینے فالو اپ کرنے کے بعد بس چھوڑ دینا ہے، یا اس کو وقتاً فوقتاً سیروسس کی پیچیدگیاں معلوم کرنے کے لیے یا ان کی تشخیص کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ بنتی ہے ان کو فالو اپ میں رکھنا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا کہ آیا آپ نے بس 3 سے 6 مہینے کا علاج لیا، پی سی آر کیا، نیگیٹو ہو گیا تو بس آپ کی وہ بیماری کا مسئلہ ختم ہو گیا، یا آپ کو وائرس تو نیگیٹو ہو گیا لیکن آپ کے جگر میں کمزوری ہے اور ڈاکٹر آپ کو فالو اپ میں رکھتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا. لیکن وہ بات پھر سے کہ چاہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گولیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں، یا آپ گولیاں کھا رہے ہیں یا گولیاں ختم کی ہیں، آپ کو ایک متوازن اور صحت مند خوراک کھانی چاہیے. ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو یا آپ کے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کسی کو ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوائیاں شروع کی ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دوائیاں کتنے عرصے تک ہوتی ہیں، اور علاج کے سے پہلے اور علاج کے بعد پی سی آر کی کیا اہمیت ہے، اور کتنے پی سی آر کرنے چاہیے، اور اگر پی سی آر نیگیٹو ہو جائے تو آیا پھر بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس مریض کا بعد میں فالو کیا جائے گا.